आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज हुए एक सुपरनैचुरल सीरीज के बारे में जिसका नाम है द इरेगुलर्स। इस सीरीज को IMDb पर 5.6 की रेटिंग दी गई है और इस सीरीज में 8 एपिसोड्स है जिन्हें चैप्टर्स के तौर पर पेश किया गया है। आज आप सुनने वाले हैं सीरीज के पहले एपिसोड का नरेशन। तो इंट्रो के साथ नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड ओपन होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेसी है। वो एक गुफा में चल रही थी और उसके सामने एक परछाई गुजरती है और वो उसका पीछा करती है और थोड़ा आगे बढ़ने पर उसके सामने बहुत तेज हवा चलने लगती है। हवा के गुजरने के बाद वो आगे बढ़ती है और गुफा के अंदर एक बड़े से कमरे जैसी जगह में वो पहुंच जाती है और वहां पे भी उसे कुछ परछाइयां दिखाई देती है। कमरे में काफी सारे कंकाल पड़े हुए थे और वो उनकी तरफ देखने के लिए आगे बढ़ती है। कंकाल को देखकर वो मुड़ती है तो पीछे से कुछ आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो कंकाल का ढेर गिरता है और उसके पीछे से प्लेग डॉक्टर का मास्क पहने हुए एक एंटिटी उसके सामने आकर उस पर हमला करती है। वो चीखती है और उसके साथ ही वो नींद से उठ जाती है। उसके पास सोई हुई उसकी बहन जिसका नाम बिएट्रिस है वो उसे कहती है सब ठीक है, ये सिर्फ एक सपना था, और उसे सोने को कहती है। सीन चेंज होता है और सुबह हो जाती है और जैसी बिएट्रिस को उठाती है और बर्थडे विश करती है। दोनों अपने बेड से उठकर चलते हैं तो बिएट्रिस देखती है कि उनके दोस्त बिली और स्पाइक जो उनके साथ ही रहते थे वो अपने बेड में नहीं है। असल में चारों दोस्त अनाथ थे और सब साथ ही में रहते थे। अब बिएट्रिस उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकलती है तो थोड़ी दूर जाकर वो देखती है कि कोई व्यक्ति उस पर एक खिड़की से नजर रखे हुए था। वो उसकी तरफ देखती है तो वो व्यक्ति खिड़की को बंद करके वहां से चला जाता है। हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है उस घर का दरवाजा जिस पर लिखा हुआ था 221B। जो लोग शेरलॉक होम्स के फैन हैं उन्हें पता होगा कि 221B बेकर स्ट्रीट लंदन शेरलॉक और वॉटसन का एड्रेस है। बिएट्रिस अब आगे बढ़ती है और हमें लंदन का व्यू दिखाया जाता है और इसी के साथ सीन कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक फाइट क्लब जिसमें बिली और स्पाइक्स आए हुए थे। असल में बिली फाइट में पार्टिसिपेट करने वाला था। फाइट शुरू हो उससे पहले बिएट्रिस वहां आकर दोनों को घर ले जाती है। सीन चेंज होकर एक नए कैरेक्टर पर फोकस करता है जिसका नाम लियोपोल्ड है। लियोपोल्ड एक प्रिंस है और वो अपने पैलेस में होता है। लियोपोल्ड के कमरे में उसका नौकर आता है और उसे गिफ्ट देता है जो उसके लिए रानी ने भेजा था। असल में आज लियोपोल्ड का बर्थडे था। लियोपोल्ड अपने नौकर से कहता है उसे कुछ और गिफ्ट चाहिए। वो कहता है उसे पैलेस से बाहर घूमने जाना है। उसका नौकर कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है, आपकी खराब तबीयत की वजह से आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, असल में आपको आराम की जरूरत है। सीन फिर चेंज होता है। रात का समय था। लियोपोल्ड और उसका नौकर एक बग्गी में लंदन की सड़कों पर घूमने निकलते हैं। हालांकि लियोपोल्ड नाराज था क्योंकि उसे सड़कों पर चलते हुए घूमना था, ना कि बग्गी में। सीन चेंज होकर बिएट्रिस और उसके दोस्तों पर आता है जहां बिएट्रिस बिली और स्पाइक्स को डांट रही थी क्योंकि वो लोग फाइट में जाने के लिए गए हुए थे सुबह। जब बिएट्रिस और बिली में बहस हो रही थी तभी स्पाइक्स नोटिस करता है कि जेसी अपने बेड में नहीं थी, वो कहीं चली गई थी। सीन अब जेसी पर फोकस करता है जो सपना देख रही थी और घर के बाहर सड़क पर चल रही थी। वो सपने में उसी प्लेग डॉक्टर को देखती है जो उसकी तरफ बढ़ता है और जेसी भागने के लिए पीछे मुड़ती है। जैसे ही वो मुड़ती है उसके सामने घोड़े और बग्गी आते हैं जो उससे टकराने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले बिएट्रिस और उसके दोस्त आकर उसे वहां से हटा लेते हैं। जैसे बिएट्रिस से पूछती है वो शैतान कहाँ है तो बिएट्रिस कहती है तुम सिर्फ सपना देख रही थी। असल में ये वही बग्गी थी जिसमें लियोपोल्ड और उसका नौकर था। नौकर नीचे उतरकर उन्हें डांटता है पर बिएट्रिस उसे धमकाती है और कुछ बहसबाजी के बाद नौकर वापस बग्गी में चला जाता है और वो दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं। जाते हुए बग्गी से लियोपोल्ड बिएट्रिस को देख रहा था।
अब अगले सीन में हमें बेatrice को दिखाया जाता है जो एक ग्रेवयार्ड में है एक नन के साथ। बेatrice नन से कहती है कि जेसी को डरावने सपने आते हैं और आपने कहा था कि मेरी मॉम को भी ऐसे ही सपने आते थे। नन कहती है जेसी की हालत वैसी नहीं होगी जैसी तुम्हारी मॉम की थी, वो ठीक हो जाएगी। दोनों थोड़ी और बातें करते हैं और फिर नन वहां से चली जाती है। बेatrice को अंधेरे में एक साया दिखाई देता है जो उसकी तरफ बढ़ता है। बेatrice भागती है और वो साया उसका पीछा करता है। बेatrice थोड़ा आगे जाकर एक गली में रुक जाती है और जैसे ही वो साया उसके पास आता है वो एक चाकू निकालकर उसे कहती है पास मत आना वरना तुम पर वार कर दूंगी। वो साया असल में एक इंसान था। वो इंसान बेatrice से कहता है उसे और उसके पार्टनर को उसकी मदद चाहिए। वो आदमी कहता है कि वो एक डॉक्टर है। असल में ये व्यक्ति वॉटसन था, यानी कि शेरलॉक होम्स का पार्टनर। वॉटसन कहता है हमें तुम्हारी एक केस के लिए मदद चाहिए जिसके लिए हमें तुम्हें काफ़ी पैसे देंगे, जिसकी तुम्हें बेशक ज़रूरत भी है। वॉटसन और बेatrice एक कमरे में जाते हैं और वॉटसन बताता है कि वो काफ़ी समय से उन पर नज़र रखे हुए था। जी, शुरुआत में हमें जो व्यक्ति बेatrice पर नज़र रखते हुए दिखाया गया था वो और कोई नहीं बल्कि वॉटसन था। दोनों अब केस की बात करते हैं। वॉटसन कहता है कि 4 नवजात बच्चों को कोई उठा कर ले गया है और आखिरी वाली बच्ची को कल रात ही गायब किया गया है। तो वॉटसन कहता है कि जहाँ से उस बच्ची को अगवा किया गया वो कमरा बंद था, खिड़की भी अंदर से बंद थी, बच्ची अपने पालने में थी और उसकी बड़ी बहन उसके बगल में ही सो रही थी। उसकी माँ नीचे जाग रही थी और उसने भी किसी को अंदर आते जाते नहीं देखा। वो और कहता है कि हमें पालने के पास से एक रेवन बर्ड का एक पंख मिला था। वॉटसन कहता है कि बच्ची के गायब होने के बाद से उसकी बड़ी बहन अभी तक घर नहीं लौटी, जिसका नाम सूजन शिपली है। वॉटसन बेatrice से कहता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पता लगाओ उस लड़की को इस केस के बारे में क्या पता है। अब सीन चेंज होता है। सुबह का समय था। बिली बेatrice से कह रहा था शायद सूजन ने वॉटसन को बच्ची चुराते हुए देख लिया था, इसीलिए वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोनों इस बारे में बहस कर रहे थे तभी स्पाइक्स आता है और कहता है कि उसने सूजन को ढूंढ लिया है। बेatrice, बिली और स्पाइक्स अब सूजन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे क्या पता है उस रात के बारे में। पहले तो सूजन कुछ हिचकिचाती है, फिर बता देती है। वो कहती है कि उस रात उसे अपने दोस्त के साथ बाहर जाना था, इसलिए वो खिड़की से बाहर गई, पर वो खिड़की बंद करना भूल गई थी। जब वो वापस आई तो उसने देखा बच्ची अपने पालने में नहीं थी, इसलिए उसने खिड़की को बंद कर दिया ताकि किसी को शक न हो। वो और बताती है कि कुछ दिनों से उसके घर के आसपास काफी सारे रेवन बर्ड्स मंडरा रहे थे। वो कुछ और बताती उससे पहले एक रेवन बर्ड आकर उसके चेहरे पर हमला कर देता है। सब लोग ऊपर देखते हैं तो काफी सारे बर्ड्स उनकी तरफ आ रहे थे। सभी लोग भागने लगते हैं। सभी भागते हैं और आगे 2 रास्ते आते हैं जहाँ बेatrice और बिली अलग तरफ निकल जाते हैं और सूजन अलग चली जाती है। बेatrice और बिली एक कमरे में चले जाते हैं और कुछ समय बाद सारे बर्ड्स वहां से चले जाते हैं। बर्ड्स के जाने के बाद स्पाइक्स उनके पास आता है और सब लोग सूजन के पास जाते हैं जिसकी आंखें रेवन बर्ड्स ने नोच ली थी और वो मर चुकी थी। सीन अब कट होता है और अब लियोपोल्ड पर फोकस करता है जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसके कमरे में उसका नौकर आता है। लियोपोल्ड कहता है उसे अकेले रहना है और चाहता है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। उसका नौकर वहां से चला जाता है और फिर लियोपोल्ड छुपते छुपाते पैलेस से बाहर निकल जाता है। वो लंदन की सड़कों पर घूमता है और फिर वहां जाता है जहां उसने बेatrice को देखा था। कुछ घूमने के बाद उसे बेatrice दिखती है जो वॉटसन द्वारा दिए गए केस के पेपर्स को पढ़ रही थी। लियोपोल्ड उसे अप्रोच करता है और बात करने की कोशिश करता है। बेatrice के हाथ में रेवन बर्ड का पंख था जो कि केस की जगह से मिला था, तो लियोपोल्ड उसके बारे में बात करता है। बेatrice उसकी बातों को सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और दोनों कुछ और बातें करने लगते हैं। लियोपोल्ड पूछता है कि तुम क्या पढ़ रही हो।
तो बिएट्रिस कहती है मैं एक केस पेपर पढ़ी हूँ जिस पर मैं और मेरे दोस्त इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो पूछता है कि किस बारे में है, तो वो बताती है कि 4 बच्चियां गायब हुई है। लियोपोल्ड उससे पेपर्स लेता है और पढ़ता है और कहता है चारों बच्चियां एक ही दिन पैदा हुई थी और वो भी एक ही हॉस्पिटल में, सेंट मैरीज में। वो कहता है अगर तुम उसी दिन उसी हॉस्पिटल में जन्मी हुई बाकी बच्चियों के बारे में पता लगा लो तो ऐसा दोबारा होने से रोका जा सकता है। लियोपोल्ड बताता है कि मेरिलबोर्न टाउन हॉल में सभी बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। अगले सीन में हमें सभी दोस्त टाउन हॉल में दिखाए जाते हैं जहां लियोपोल्ड बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ रहा था। उस बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद वो कहता है कि 2 अक्टूबर को 6 लड़कियों का जन्म हुआ था, जिसमें से 4 पहले ही लापता है और एक की जन्म होते ही मौत हो गई थी और आखिरी बच्ची 18 परसिमोन म्यूज पर रहती है। लियोपोल्ड और कहता है कि ये जो सब हो रहा है ये कोई कुदरती रूप से नहीं हो रहा, इसके पीछे जरूर किसी इंसान का हाथ है। इससे सबको समझ आता है कि बर्ड्स को कोई कंट्रोल कर रहा है। हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कांच का एक कमरा जिसमें एक व्यक्ति था काले कपड़ों में जो बर्ड्स को कंट्रोल कर रहा था और उस जगह पर अगवा की हुई बच्चियां भी थी। अगले सीन में सभी दोस्त उस आखिरी बच्ची के घर की तरफ जा रहे थे, तभी स्पाइक्स कहता है वो नहीं आना चाहता क्योंकि उसे डर था कि कहीं उनकी हालत भी सूजन जैसी ना हो। बिएट्रिस कहती है ठीक है तुम जाओ, साथ में जेसी को भी कहती है कि तुम्हें भी उसके साथ चले जाना चाहिए, जिस पर जेसी गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं मदद करना चाहती हूँ। बिली भी कहता है तुम्हें घर जाना चाहिए। जेसी और गुस्सा होकर स्पाइक्स के साथ चली जाती है। स्पाइक्स और जेसी घर आ जाते हैं और बाकी दोस्त बच्ची के घर की तरफ चले जाते हैं। बिएट्रिस, बिली और लियोपोल्ड उस घर तक पहुंच जाते हैं और प्लान करते हैं कि बच्ची को उठाकर उसकी जगह पर गुड़िया रख देंगे। बिली ऊपर चढ़ता है और कमरे में घुसता है। वहां वो देखता है कि बच्ची अभी तक जागी हुई है और रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर बच्ची की माँ आवाज लगाती है और कमरे की तरफ आती है। बिली दरवाजे को बंद कर देता है और खोलने से रोकता है। तभी उस कमरे में एक रिबन बर्ड आता है और बच्ची को उठाकर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसी सपना देख रही थी जिसमें फिर से वो उस गुफा में थी और वो परछाइयों के पीछे जाती है, तभी एक प्लेग डॉक्टर उसके ऊपर हमला करता है, उसके गले को पकड़ लेता है और वो चीखती है। उस चीख को सुनकर स्पाइक्स उसके पास आ जाता है और उसे नींद से उठाने की कोशिश करता है पर वो दर्द में थी। सीन कट होता है और बिएट्रिस और दोस्तों पर फोकस करता है जो रेवन बर्ड का पीछा करते हुए एक गली में पहुंचते हैं जहां उन्हें वो व्यक्ति दिखाई देता है जो बच्चियों को अगवा कर रहा था और बर्ड्स को कंट्रोल कर रहा था। वो लोग उससे बच्ची वापस करने को कहते हैं पर वो आदमी कहता है ये मेरी बच्ची है। फिर वो आदमी बर्ड्स की मदद से उन पर हमला करता है और वहां से गायब हो जाता है। सीन चेंज होकर जेसी पर आता है जिसे उस प्लेग डॉक्टर ने पकड़ा हुआ था और उसे स्पाइक्स उठाने की कोशिश कर रहा था। जैसी चौक करती है, उसकी सांसें रुक रही थी, तभी उसके सामने खूब सारी तितलियां आती है और वो एक अलग जगह पर पहुंच जाती है। इस जगह उसे एक आदमी मिलता है जो सफेद कपड़ों में था, जिसे देखकर जैसी डर जाती है। वो आदमी कहता है मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। जैसी पूछती है मैं कहाँ हूँ, तो वो आदमी कहता है तुम टेक्निकली यहाँ नहीं हो, सिर्फ तुम्हारा दिमाग यहाँ है। वो आदमी कहता है तुम अभी लुइजियाना में हो। सीन फिर फोकस करता है बिएट्रिस और दोस्तों पर जो डिस्कस कर रहे थे कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा कि बच्ची उसकी है। उस आदमी ने कहा था कि वो अपनी बच्ची को ढूंढ रहा है और तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे वो मिल नहीं जाती। बिएट्रिस को याद आता है कि उन 6 बच्चियों में से एक बच्ची जन्म लेते ही मर गई थी और वो उसकी डिटेल्स चेक करती है। डिटेल्स चेक करने पर पता चलता है कि बच्ची के फादर का नाम आर्थर हिल्टन है जो एक हेड ऑर्निथोलॉजिस्ट है लंदन जू में, मतलब वो पक्षियों का विज्ञानी है। सीन वापस जेसी पर फोकस करता है। वो आदमी जेसी को पूछता है तुम यहाँ आने से पहले क्या कर रही थी। जेसी कहती है मैं सपना देख रही थी जिसमें एक गुफा में एक व्यक्ति जिसने मास्क पहना हुआ था वो मेरा गला पकड़कर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था।
जैसी अपनी बात पूरी करे उससे पहले वो आदमी कहता है, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे दोस्त एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो पक्षियों को कंट्रोल कर रहा है। वो एक साधारण इंसान है जिसमें शक्ति आ गई है। तुम्हें पता लगाना होगा कि उसे वो शक्तियाँ कहाँ से मिली। वो आदमी पूछता है, क्या तुम्हें ये कर पाओगी? तो जैसी पूछती है, कैसे? वो आदमी कहता है, अगर तुम उसका हाथ पकड़ोगी तो तुम उसके दिमाग में घुस जाओगी। जिस पर जैसी मना करती है क्योंकि वो डरी हुई थी। वो आदमी कहता है, अगर तुम इस डर से छुटकारा पाना चाहती हो तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें जो पागलपन लग रहा है वो असल में तुम्हारी शक्तियां है। जैसी अचानक से सपने से उठ जाती है और स्पाइक से कहती है, हमें सबको ढूंढना होगा। सीन शिफ्ट होकर बिएट्रिस, बिली और लियोपोल्ड पर आ जाता है जो जू की तरफ जा रहे थे और कुछ देर में वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं और थोड़ा ढूंढने पर उन्हें वो व्यक्ति आर्थर हिल्टन मिल जाता है। आर्थर उनसे कहता है, तुम यहाँ मेरी बच्ची को चुराने आए हो? जिस पर बिएट्रिस कहती है, तुम्हारी बच्ची तो उसी दिन हॉस्पिटल में ही मर गई थी। आर्थर कहता है, नहीं, किसी ने उसे चुरा कर अपनी बच्ची रख दी थी। आर्थर अपनी शक्तियों से इंग्लैंड के सारे पक्षियों को बुलाता है। सभी दोस्त जू के दरवाजे को बंद करने के लिए दौड़ते हैं और उसी वक्त जैसी और स्पाइक्स वहां आ जाते हैं। जैसे कहती है, मुझे उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ना होगा और वो आर्थर की तरफ बढ़ती है। उसके पास पहुंचकर वो उसे छू लेती है और आर्थर और जैसी दोनों आर्थर की यादों में पहुंच जाते हैं। दोनों अब हॉस्पिटल में थे जहां आर्थर अपनी मरी हुई पत्नी के पास बैठा था। वो नर्स से पूछता है कि उसकी बच्ची कहाँ है, वो उसे देखना चाहता है। जैसे कहती है, यह दर्द तुम्हारे लिए इतना बड़ा था कि तुमने उसे भुला दिया। जैसे कहती है, मुझे जानना है तुम्हें ये शक्तियाँ कहाँ से मिली। जैसी उसे फिर से टच करती है और दूसरी याद में पहुंच जाते हैं जहां आर्थर एक उइजा बोर्ड के इस्तेमाल कर रहा था और अपनी मरी हुई पत्नी से कह रहा था कि मेरी मदद करो अपनी बच्ची को ढूंढने में। आर्थर कहता है, मुझे लगा नहीं था कि इससे कुछ होगा, पर मैं कुछ करना चाहता था और कुछ हुआ भी। उस बोर्ड पर रखा ग्लास हिलने लगता है और आर्थर उसे छूता है तो उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति आने लगती है। जैसी उसे पूछती है कि ये शक्तियाँ कहाँ से आ रही थी, जिस पर आर्थर कहता है कि उसे पता नहीं। आर्थर माफी मांगता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है और वो रोने लगता है। दोनों अब वापस यादों से बाहर आ जाते हैं। सारे बर्ड्स वहां से चले जाते हैं और बच्ची के रोने की आवाज सुनकर बिली उसे लेने के लिए ऊपर जाता है। बिएट्रिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो जैसी से पूछता है, तुमने क्या किया? जैसी कहती है कि क्या आप घर चल सकते हैं? जैसी और बिएट्रिस गले मिलते हैं। लियोपोल्ड वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। केस खत्म हुआ और सब वापस लौट जाते हैं। सब लोग खुश थे। तभी बिएट्रिस को याद आता है उसे वॉटसन से पैसे लेने हैं। वो वॉटसन के घर जाती है, दरवाजा खटखटाती है पर कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अंदर चली जाती है। अंदर वॉटसन की किसी के साथ बहस और हाथापाई हो रही थी जिसकी आवाज आती है। बिएट्रिस रूम में जाती है तो वो देखती है वॉटसन जमीन पर गिरा हुआ है और खिड़की से कोई भाग रहा है। वॉटसन उसे देखता है और पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई? जिस पर बिएट्रिस कहती है कि दरवाजा खुला हुआ था। वॉटसन उसकी तरफ पैसे फेंकता है और कहता है, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि सारी बच्ची अपने घर लौट गई है और आर्थर अपनी पूरी जिंदगी एक पागल खाने में बिताएगा। बिएट्रिस पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जिस लड़की के साथ रहती हूँ वो मेरी बहन है? वो उससे कहती है, बताओ, वरना अगर तुम्हें आगे किसी भी केस के लिए जरूरत पड़ी तो हम मदद नहीं करेंगे। वॉटसन आखिर बताता है कि तुम्हारी बहन बहुत ही खास है। वो सब कुछ देख सकती है जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। बिएट्रिस पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तो वॉटसन कहता है, जब आप जिंदगी भर शैतानों का सामना करते हो तो आपको एंजल्स देखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। वो और कहता है कि शहर पर काले बादल मंडरा रहे हैं और कोई बड़ा शैतान आया है। वो कहता है, तुम्हें लगता है तुम्हारे पिछले कुछ दिन काफी खौफनाक थे तो तुम्हें पता भी नहीं कि खौफ क्या होता है। फिर बिएट्रिस बाहर आ जाती है जहाँ जैसी बैठी हुई थी उसका इंतजार करते हुए और दोनों वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स का नरेशन आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और
ऐसे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल।